हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम तिवारी पी नेक्स्ट एकेडमी के पी नेक्स्ट लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से दोस्तों हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है, जो हम कभी काफ़ी दिन से हम लोग कह रहे थे कि क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश की बेसिक की। तो आज हमारा ये पहला दिन है। अभी कल जो है थोड़ा बहुत इंट्रो मैंने बताया था, हल्का फुल्का सा आप लोगों से मैंने जानकारी ली थी, क्या क्या आप लोग पढ़े हो, क्या क्या आपके पास नॉलेज है कितना, और एग्जाम में आप लोग क्या चीज़ें फेस करते हो, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपके मार्क्स अगर बढ़ नहीं रहे हैं या फिर रुक गए हैं बिल्कुल, और या फिर बिल्कुल नहीं आते हैं। इन सब टॉपिक पर हम लोगों ने इनफॉर्मली डिस्कशन किया था। आज से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो पहला दिन है आज का। तो ये हमारा पे नेक्स्ट एकेडमी जो है यूट्यूब पर चैनल इसका, आप लोग इसको पे नेक्स्ट लाइव के नाम से सर्च करेंगे आप लोग, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। पे नेक्स्ट एकेडमी ऐसे ये इस प्रकार से नहीं करेंगे, नॉर्मली जो यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। तो आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, अगर इन द फ्यूचर आपको कभी भी ये क्लास दोबारा से आपको पढ़नी हुई तो आप लोग आराम से जा करके यूट्यूब चैनल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। कल मैं जो जो टॉपिक पढ़ाया था, जो जो चीज़ें पूछा था, समझ में आ गया था। आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने कोशिश किया था सभी का प्रॉपर आपको आंसर दे पाऊँ। ठीक। और उसमें से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई। लाइट नहीं जल रहा है इसका। अच्छा सॉरी। हाँ अब ठीक है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों में से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है। दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया है, कभी एसएससी का एग्जाम दे चुके हैं या फिर कभी ऐसा कंपटीशन दे चुके हैं जहाँ पर इंग्लिश आता है, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी किए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं समझ के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, जो मेजोरिटी के बच्चे हैं, उनको ये समझना है कि इंग्लिश हमें बेसिक से सीखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो पहले दिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको कल एक चीज मैंने बात की थी कि वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। ठीक है। वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने मुझे क्या बताया था कि सर वावल जो होता है वह A E I O U, ये वावल होता है। और कॉन्सोनेंट्स आपने 21 बता दिए थे। मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। ऐसा है, मैं सेटिस्फाई हुआ था? नहीं हुआ था। मैं जानना चाहता था कि आप लोग क्या उसके अलावा भी कुछ जानते हैं वावल और कॉन्सोनेंट्स में। तो पता चला कि नहीं, आपको बस इतना ही बचपन से समझाया गया, इतना ही आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के हल्का सा आपको और डिटेल देना चाहता हूँ वावल का, कॉन्सोनेंट्स का, इन सभी टॉपिक्स का। अच्छा, मुझे एक और क्वेरीज करनी थी कि आप लोगों ने, जब मैं कल पूछा था तो घर पे जा करके ऐसा कोई एक भी स्टूडेंट है जिसने वावल और कॉन्सोनेंट का थोड़ा डिटेल सर्च करने की कोशिश की? कोई हाथ बस रेज करे, कोई एक बता दे कि हाँ मैंने कोशिश किया था सर, मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की, कोई बात नहीं, ये आपके सीरियसनेस को शो करता है कि आप कितना एक लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश के प्रति कितना सीरियस है। कोई हाथ रेज करके मुझे बता दे सर मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, गूगल पे, या फिर मैंने कभी कोई छोटी सी बुक उठा करके देखी सर वावेल कॉन्सोनेंट्स ये होता है। हाँ बताओ, मुझे थोड़ा बहुत बताओ। बस इतना ही था? ठीक है, बैठ जाओ। और आप कुछ सर्च किए थे? हाँ बताओ। क्या? वावल कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट्स कहाँ आता है? वो तो आर्टिकल्स का टॉपिक आ जाएगा वो तो हाँ ठीक है, वह भी सही है। और कोई? देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हो, मुझे अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें जानने का मौका मिले, कुछ ऐसा करके आओ आप लोग। बिल्कुल ऐसे आकर के गौतम बुद्धा की तरह बैठ गए हो, बस प्रवचन चल रहा है सुनते जा रहे हो, अगले दिन भूल जा रहे हो, ऐसा मत करिएगा। पहला दिन था इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपका फर्ज बनता है कि आप लोग जा करके हल्का फुल्का सर्च करें कि हाँ सर ने इस बारे में बात किया था, ये होता क्या है। और अगर अगले दिन आके मुझे बताओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जस्ट आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये संस्था के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये मैं हूं प्रद्युम्न तिवारी, आपको पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बताऊंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। इन टॉपिक पर, तीनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे अल्फ़ाबेट पर। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो ये कैपिटल लेटर है ABCDEF, यहाँ जेड तक, और उसके बाद ये स्मॉल लेटर है। इन दोनों से हमारी पूरी इंग्लिश का काम हो जाता है। इसके अलावा कोई और नीड होती है? इटालियन वगैरह की नीड होती है?
कर्सिव वगैरह का होता है, जो सेंट जॉन सेंट पैट्रिक में जो बहुत ही मॉडर्न स्कूल में बच्चे पढ़े हैं, हमें मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो। कोई ऐसा है जो कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लिया हो, कभी क्लास किया हो? नहीं किए, सीबीएसई से हो। तो वहाँ पे कर्सिव वगैरह होता है। हाँ, तो वह थोड़ा सा हल्का से डिफरेंट होता है। हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, हम इसी में खुश हैं, स्मॉल लेटर वाले में। ठीक है, तो इसमें देख लो एक बार ध्यान से, कुछ इसमें क्वेरीज नहीं होनी चाहिए पहले पेज में, कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है वावल और कॉन्सोनेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। देखो, वावल क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है। स्वर जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि स्वर एक ऐसा अक्षर होता है जिसको उच्चारण करते समय हमें किसी अदर वर्ड की आवश्यकता ना हो। हिंदी में पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था ना। अगर इंग्लिश को अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वही चीज हमको यहाँ मिलने वाली है। वावल्स आर लेटर्स दैट रिप्रेजेंट स्पीच साउंड्स, स्पीच साउंड्स वेयर एयर लिप्स और माउथ विदाउट एनी, विदाउट एनी बैकेज, क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के वह आपके एयर से मतलब आपके मुख से डायरेक्ट निकले। चाहे वह जैसे कि विदा आपके जो आपका थ्रोट है वह भी बिना उसकी हेल्प से, आपके लिप्स के बिना हेल्प के, और आपके टंग के बिना हेल्प के, मतलब हाँ बिना टीथ के, मतलब आपके बॉडी के जो ज्यादा पार्ट, जैसे ए बोलते वक्त हमें किसी खास और अदर बॉडी पार्ट्स की नीड नहीं हो रही, सीधे हम लोग ए बोल पा रहे हैं। आप लोग खुद से बोल के देखो ए, क्या किसी और व्यंजन किसी और कॉन्सोनेंट्स की नीड हुई हमें यहाँ पे? लेकिन अभी अगर हम क बोलेंगे तो हमको क जो बनते लिखते हैं हम लोग हिंदी में, अगर आप क का संधि विच्छेद करोगे, क को डिवाइड करोगे, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, क को डिवाइड करने के लिए पढ़ा है कि नहीं, कि क को हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, क प्लस है और क के नीचे हलंत भी लगाते हैं। अगर पूरा क लिख देते तो मतलब ही खत्म हो गया। तो क्या कॉमन सी चीज हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वावल कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है कि जो वावल होते हैं उसमें किसी भी चीजों का वो नहीं होता, अदर अदर लेटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें। और कॉन्सोनेंट्स में ऐसा होता है। अगर आप लोग बी बोल रहे हो तो बी में ब के साथ में ई जुड़ा हुआ है कि नहीं? अब आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हुई माइंड में कि वावल कॉन्सोनेंट्स में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है 5 प्रकार के वावल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वहीं पे जाके रुक गए थे हम लोग, है कि नहीं? अब थोड़ा क्या आइडिया मिला हमें कि नहीं ऐसा नहीं है, वह तो है, वह भी है हिस्सा, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जब भी आप जाओ तो आप उसके बैकग्राउंड को भी सर्च करो। ऐसा नहीं है कि आप बस उसको ऊपर ऊपर से पढ़ करके चले गए। एग्जाम में, कंपटीशन की दुनिया में आप लोग कभी भी ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे करता हूँ। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ करके आपने सोचा कि हमने निपटा दिया, चैप्टर खत्म कर दिया है, और अगले दिन एग्जाम में बैठोगे गारंटी फेल हो जाओगे। देखो, एग्जाम में जो कंपटीशन की दुनिया है वहां पे लोगों को फंसाने के लिए क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ना कि उसको आपको आराम से थाली में परोसा नहीं जाता है। आपको फंसाने के लिए ही बस बनाते हैं। 4 ऑप्शन क्यों देते हैं आपको, और चारों ऑप्शन सिमिलर क्यों रहते हैं? आपने कभी नोटिस किया कि चारों ऑप्शन सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि वह हमारे माइंड से खेल रहे हैं। हमारे माइंड को समझने की हमारा माइंड कितना ज्यादा वर्क कर सकता है इन द प्रेशर। अगर आपको सेम चीजें, जैसे कि 4 व्यक्ति सेम शक्ल के आपके सामने बैठा दिया जाए, अब बोला जाए कि इसमें से रमेश कौन है, सुरेश कौन है, तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अगर आपको पता है फिर भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपने देखा है कि अब सबका फेस सेम है, नाम सबके अलग अलग हैं, अब कंफ्यूजन नॉर्मल सी बात है, होना ही होना है। तो उसके दूर करने के लिए हमको डीपली पढ़ने की नीड है। और इंग्लिश इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि आपको बेसिक से क्यों शुरू करें। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, लेकिन मुझे फिर दोबारा क्यों इस पर लौट के आना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको उसको बारे में और अच्छे से नॉलेज हो जाए। जब भी एक कहावत है ना, जैसे जब शेर अपना कदम पीछे खींचता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अब वह लंबी छलांग लगाने वाला है। और जो मैं कल आप लोगों को ये एग्जांपल दे रहा था, मे भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं पीछे आपको पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा था कि आप 8 की बुक पढ़ो, 7 की बुक पढ़ो, 6 की बुक पढ़ो, इसका मतलब आप लोग आगे छलांग लगाने वाले हो। ठीक है,
अगर आप पीछे का पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्लास 8 की बुक पढ़ रहे हो, क्लास 7 की बुक पढ़ रहे हो, 10 की पढ़ रहे हो, 12th की पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आप लोग पीछे तो कदम किए हो, लेकिन किसी बड़े मकसद से किए हो, किसी बड़े पर्पज से किए हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जब भी पीछे आना हो तो कभी ये मत समझना कि मेरी बदनामी होगी इसमें। बेझिझक पीछे आओ, लेकिन जंप जो मारना उससे बहुत बड़ा मारना, जहां पर आप थे उससे 4 कदम आगे ही रहना। और आज के कंपटीशन में अगर 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ अलग यूनिक टैलेंट की नीड होगी। आप सभी जैसा पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, मैं गारंटी करता हूँ। मुट्ठी भर वैकेंसी आ रही है, आपको लग रहा है कि हम मैं भी सब भाग रहे उसी में मैं भी भाग लूंगा, तो आप नहीं भाग सकते उसमें। और सफल वही हो रहे हैं जो थोड़ा सा हट करके थोड़ा डीपली पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के पढ़ रहे हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आपको देखो, मैंने ये भी कहा था कि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। अब हाथ रेज करो, कौन कौन नोट्स लेके आया, मुझे आइडिया लगे। एक दो और ऐसा कोई है जो नहीं लेके आया, हाथ नीचे करो। कौन कौन नहीं लेके आया नोट्स? आप नहीं आए थे आप लोग? आप क्यों नहीं लाए हो? देखो ऐसे नहीं चलेगा। मैं क्लास एक हफ्ते बाद अगर आप नोट्स लाओगे तो आपका काम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कोई शुरुआत से ही गलतियां करना शुरू कर दे और लास्ट तक गलती करे। मैं चाहता हूं जो मेरा पहला दिन है उसी दिन से आप सीरियस हो जाओ। यूजुअली मुझे ये कंफर्म पता है कि महीना 2 महीना बाद आपको सीरियस होना ही है, क्योंकि जब पढ़ाई थोड़ा सा आगे जाएगी तो आपको मन करेगा कि हाँ कुछ अच्छा सीखूं। लेकिन अगर अभी से हो जाता है तो क्या गलती है? जैसे जो चीज़ें समय पे हो जाएं और देरी से हो, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। समय पे जो चीज़ें हो जाती है वो हमें ज़्यादा कंफर्ट फील कराती हैं, हमें ज़्यादा अच्छा। जैसे सिलेक्शन लेने के लिए आए हो आप लोग, अभी आपका 20 साल में, 22 साल में, 24 साल के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो, एसएससी में जा रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, एचसीएचएसएल क्वालिफाई कर रहे हो तो अलग बात है। अभी कोई 35 साल की एज में क्वालिफाई कर रहा है एसएससी एमटीएस का एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम, क्या मतलब है उसका? कोई वैल्यू है उसकी? अरे जो आपने 15 साल पढ़ाई में लगा दिए, 15 साल में कोई अच्छा बिजनेस करके अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते थे, आपकी आने वाली पुश्तें उस बिजनेस में सफल हो जाती। आपने 15 साल लगातार पढ़ाई की और मिला क्या? एक कांस्टेबल का जॉब, और जिसमें 15 साल बाद रिटायर हो जाना है 60 साल में। क्या कमाया आप लोगों ने? आपने तो गंवाया है उसमें तो समय की वैल्यू समझो। और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाओ। क्या मैं इसमें आगे बढ़ूँ कि वावेल कॉन्सोनेंट कुछ और बताओ दो इसमें? कोई क्वेश्चंस पूछो आप लोग थोड़ा बहुत, तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। पूछो थोड़ा बहुत, कोई एक क्वेश्चन पूछो। जैसे अभी मैंने डिफिनेशन बता दिया उसका, और ये बता दिया कि क्यों पढ़ना है हमको इसको, ये बता दिया। और इसके अलावा भी कोई क्वेरीज बची हैं इस टॉपिक पर? फाउंडर नहीं होते भैया इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे कि यह एक ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत ही मतलब एक भाषा का फाउंडर, आप जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के फाउंडर कभी आपको कोई नहीं पढ़ाया गया होगा। संस्कृत भाषा है, उसका फाउंडर कोई नहीं पढ़ाया गया होगा। हाँ 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 ठीक। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ये साउंड का मैटर आ गया, ठीक है। जैसे जब फोनेटिक्स आप पढ़ोगे तो आपको उसमें क्लियरिटी रहेगी। उसमें डिप्थोंग होता है कि आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो उसके बेसिस पे आप उसको जज करते हो कि ये कौन सा वर्ड है, मतलब इसमें किस कौन सा लेटर है वो। तो यहाँ पे फोनेटिक्स का थोड़ा सा हम अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक चला जाएगा। आप बस इस चीज़ को समझ लो कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। और दूसरी चीज़ ये, आप कभी ये मत गलती करिए कि वावेल हमेशा वावेल ही रहेगा और कॉन्सोनेंट्स हमेशा कॉन्सोनेंट्स ही रहेगा, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। आपको यू वावल दिख रहा है, यू को आप कॉन्सोनेंट्स भी कर सकते हो, कर सकते हो। कुछ केसेस में आपने आर्टिकल पढ़ रखा है, आर्टिकल्स में आपको बताया गया है कि हम उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करेंगे, ना कि उसके लेटर के अकॉर्डिंग हम उसको पहचानेंगे। बस एक बात याद कर लेना, आर्टिकल में पूरा आर्टिकल आपका 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। आर्टिकल्स वगैरह आप लोग बहुत रटते होगे, मैंने देखा है। आर्टिकल्स का थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है, कई फिक्स ऐसे रूल हैं जहाँ एक्सेप्शन है, वहाँ पे आपको पढ़ना है कहाँ द लगाना है, कहाँ द नहीं लगाना है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। लेकिन अगर मोटा मोटा अगर उसको जानना चाहें तो एक चीज़ बस समझ लो कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर वावेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वावेल है, अगर कॉन्सोनेंट्स का हो रहा है तो कॉन्सोनेंट्स है। लेटर इधर उधर हो सकते हैं, इस चीज़ के पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यू है, यू से यूनिवर्सिटी होता है। हाँ, अम्ब्रेला हो गया। तो मतलब आपको इस चीज़ को समझना है, जब आर्टिकल आप लोगों का स्टार्ट होगा तो इस चीज़ के बारे में हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बस ये समझ लो कि ये आर्टिकल्स होते हैं। और इसका डिफिनेशन मैंने बता दिया, डिफिनेशन आपको लिखना है तो आप लोग लिखिएगा।
फिलहाल लिखना ही पड़ेगा, लिखिएगा नहीं, लिखना है आपको डिफिनेशन। अगर अभी नहीं, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा बाद में, मैं डिफिनेशन इसका यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप लोग उसको सर्च कर सकते हो कहीं पे, या फिर हिंदी का कोई बुक ले लो छोटा सा, आपको मिल जाएगा, नॉर्मली सर्च करके लिख सकते हो। नहीं, लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हम्म, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस आ गया। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो आप लोगों ने देखा, जो वावल कॉन्सोनेंट्स है वह तो ठीक है, उससे हल्का सा ऊपर जाओगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो निचोड़ है वह यही है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए। आप लोगों ने कर्ता कर्म पढ़ा हिंदी में, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्ता कर्म पढ़े हो आप लोग? क्या पढ़े हो कर्ता कर्म में, थोड़ा बताओ मुझे हिंदी वाला। हम्म। 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 चलो, अगर आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया, आपने काफी हद तक इंग्लिश भाषा को समझ लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लिया। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको बस ये समझना है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है हिंदी क्या बोले आप लोगों ने? कर्ता। और ऑब्जेक्ट का क्या बोले? कर्म। ठीक है, कर्ता हो गया और कर्म हो गया, बीच वाला वर्ड क्रिया हो गया। टेंस आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मैं श्योर हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो टेंस कभी ना पढ़ा हो, मैं गारंटी करता हूँ। आप नहीं पढ़े हो, आप संस्कृत मीडियम से हो। अरे ऐसा भी नहीं हुआ, 10th तक भी टेंस नहीं था। हाँ। हाँ। काशी विद्यापीठ, वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे? कोई नहीं पढ़ता है, चलो ठीक है, बस आप एक्सेप्शन में आ जाओगे तब यहाँ पे, ठीक है, बाकी लोगों को। ठीक। तो जो पहला इंग्लिश में जो ग्रामर में जो टेंस में जो रूल है, रूल जो होता है वह हमेशा शुरू कैसे होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब होता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट हमेशा एक ही रहता है, मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा क्या होता है, कोई नाम हो सकता है, उसके अलावा प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, मतलब दोनों में से कोई एक तो सब्जेक्ट है कन्फर्म है। ठीक है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। कुछ केसेस में जो होता है कि वर्ब को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन वह जीरंड वगैरह जो अलग टॉपिक है वहां पे आपको बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करें तो वह ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये नॉर्मली क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हाँ, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। नाउन में जैसे क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, किसी का नाम है, आप लोगों में से किसी जो भी जिसका नाम है वह अगर यहाँ पे यूज होता है, वर्ब से पहले यूज होता है, वह क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। बहुत डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल बस समझ लो। वर्ब से पहले कोई नेमिंग वर्ड यूज हो रहा है तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब कोई ऐसा वर्ड जो नेम के स्थान पर यूज होता है, प्रोनाउन का डिफिनेशन सबको पता है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। सीधी सी बात है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तो होता है सेवन। और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होते हैं, वह सब यहाँ पे यूज होंगे। ऑब्जेक्ट वाले, जैसे मी हो गया, तो मी कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, पजेसिव फॉर्म होता है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है इन्हीं सबके। तो ये इस साइड आ जाएंगे। आप लोगों को बस उस सेवन को ही लिखना है यहाँ पे। सेवन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सेवन हो गए। ये सेवन आपके हमेशा सब्जेक्ट में यूज होंगे। लिखा दें, देख लो इसकी मीनिंग आप जान लो। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इन सभी की हिंदी जो है वह अभी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी डाउट ना रहे। ही का मतलब होता है वह, ये होता है मेल के लिए, ठीक है। ये भी होता है क्या? वह।
यहाँ मैं एफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, फीमेल के लिए। इट का मतलब होता है ये यूजुअली क्या होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन कुछ केसेस में लिविंग के लिए भी यूज होता है। ऐसा फिक्स बिल्कुल मत मान के चला जो हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। हल्का फुल्का एक्सेप्शन सब जगह होगा, ठीक। हम्म। आई का मतलब सबको पता है, मैं। वी का मतलब हम। यू का मतलब तुम या आप, ठीक है। दे का मतलब वे, ठीक। लिख लो, इसको नोट कर लो। अगर जिसको नहीं आता वो नोट कर ले, सीधी सी बात है कि अगर हमको नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करो उसको। मेरे क्लास में अगर बेसिक से पढ़ाने का मतलब है कि आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर ला दीजिए कि हाँ अगर मुझे बेसिक चीज भी नहीं पता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, पूरा पूरा पढ़ना ही है, ठीक। और नेम लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। नेमिंग में आप लोगों ने समझ लिया कि नाम का मतलब कोई भी नाम, कुछ भी नाम। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया। क्रिया का भी देखो, जब हम मैं पार्ट से चीज पढ़ाऊंगा आपको क्रिया डिटेल्स में बताऊंगा, उसके कितने काइंड्स होते हैं, उसका क्या एक्चुअल डिफिनेशन होता है और क्या क्या डिफिनेशन हो सकता है, एक के अलावा डिफिनेशन, 4 डिफिनेशन बताऊंगा आपको। आप लोगों को ये श्योर करना है मुझे कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि कोई एक चीज लेकर के आप फंस करके बैठ जाएं। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कोई डिफिकल्ट चीज लेकर के बैठ जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे कोई काम है, आप लोग फ्लो फ्लो में कर रहे हो तो करते जाओगे, लेकिन कहीं बीच में कोई आ गया प्रॉब्लम, बस रुक गए। जैसे नोट्स बनाना शुरू किए, 3 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़ाए बनाए, उसके बाद क्या हुआ, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद वह सीधे लास्ट में वह 1 साल 2 साल बाद वो दिखेगा कि हाँ मैंने शुरू किया था ये वाला नोट्स बनाना, याद आया अभी को। और उसके लगभग 25 पेजेस या 30 पेजेस भरे मिलेंगे, बाकी उसके बाद 70 से 80% पेजेस आपको ब्लैंक मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम है जब हम लोग किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेकर के, उसको बस एक मोटिवेशन लेकर के हाँ बस शुरू करना है, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हुआ बस बंद। तो मैं क्रिया की बात कर रहा था। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ड। क्या होता है, एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ड। ACTION एक्शन हो गया या स्टेट हो गया, स्टेट वर्ड ये रहेगा, वर्ड ये रहेगा, ठीक है। अब एक्शन का मुझे मतलब बताओ। एक्शन देखो मूवी वगैरह में कौन सी, अच्छा कौन सा हीरो जो बहुत अच्छा एक्शन करता है। अल्लू अर्जुन ट्रेंडिंग में है। मेरा हुआ। नहीं, हाँ भोजपुरी का एक्शन मैं बस देख लूँ ना तो लगता है कि बस आज खत्म, फिजिक्स वगैरह भूल जाओ, उसके बाद बस मूवी पे फोकस करो। और टाकीज वगैरह में चलता होगा भोजपुरी वो मूवी, कैसे चलता होगा मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना बड़े बड़े में दिखाते हो, इतना बड़ा झूठ दिखाते हैं। मतलब एक हद होती है, वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। एक बहुत पहले मैं मूवी देख रहा था, उसमें बंदूक मारते हैं, गोली चलती है और हीरो घर पे था। हाँ हीरो घर पे था, जूता पहनता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है, खाना खाता है, कपड़े वपड़े पहन के उसके बाद निकल रहा है, गोली चलती आ रही हो और पीछे बैकग्राउंड साउंड बज रहा है, धूम तराना करके कुछ ऐसा साउंड था, बज रहा है और बजते जा रहा है और गोली रास्ते में है। जब तक वो पहुंचता है तब तक फिर उसके बाद उस हीरोइन की यहाँ तक गोली पहुंची रहती है, उसका बाद रोक लेता है। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा तो वो मूवी, झूठ ही सही लेकिन वह भी एक भाव है। आप लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई किया उसमें ना, तो जब आप लोग अलंकार वगैरह पढ़ते हो तो उसमें होता नहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाना, हाँ रस वगैरह जो पढ़ते हो उसमें होता ये है कि आपको वो मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं। एक्चुअल में वो झूठ है, सबको पता है, लेकिन जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो हमको असली लगने लगता है। और बहुत लोग तो उसी में रो देंगे, उसी सीन में, जो उधर बंदूक चल रहा है इधर बैठ कर हम टीवी के सामने रो रहे हैं। ठीक है। आते हैं एक्शन वर्ड पे। तो एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जैसे जब भी, सामने देखो, जब भी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हमारे बॉडी से एनर्जी लग रही है, वह एक्शन है। आप सोच के देखो ऐसा क्या करें जिसमें एनर्जी लग रही है। आप पढ़ रहे हो, आंखें थक जाएंगी, मैं गारंटीड कहता हूं कि आप मुझे देख रहे हो लगातार, देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगी, कब, जब वह एक समय से ज्यादा हो जाएगा। जैसे सो रहे हो,
किसी को सोना बहुत पसंद है, कोई है ऐसा जिसको सोना बहुत पसंद है? आप लोगों को सोना बहुत पसंद है ना? कितने घंटे सोते हो? नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि लोग सोना जो है आराम करने के लिए सोते हैं ना, जैसे उसमें लगता है कि बहुत आराम मिल रहा है इसीलिए सोते हो। किस लिए सोते हो तुम? हाँ, हाँ वही तो, उसी को आराम बोल रहा हूँ मैं, रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं। तो हमें क्या होता है कि हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो है क्या करना है, अपने बॉडी को रेस्ट प्रदान करना है। तो फील तो ये हो रहा है कि एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन यह क्रिया कितनी देर तक आप कर सकते हो? 8 घंटा सोए, अच्छा आया, सुकून मिला, अभी मैं बैठ जाऊं पीछे बंदूक लेकर के, उठना नहीं है। अब मैं 16 घंटे सो रहा हूं, फिर भी ना उठने दूं, 24 घंटा हो गया, उठने ना दूं, बगल में खड़ा हूं, फिर 28 घंटे हो गए, फिर भी वहीं बगल में खड़ा हूं, 30 घंटे हो गए। उसके बाद अपने आप से पूछना कि क्या हाल हुआ है। बस कोई किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ो कि भगवान बस उठा दो मुझे, बस मैं किसी तरीके से उठ जाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं, मुझसे नहीं सोया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी थकी कि नहीं थकी? बॉडी थकी कि नहीं, हाँ या नाम बोलो। तो बॉडी तब थकती है जब कोई काम करते हैं। जैसे मैं पेन पकड़ा हुआ हूँ, ये मार्कर है देखो, मैं ऐसे करके रखूं, क्या मेरी एनर्जी लग रही है? लग रही है ना? लेकिन पता नहीं चल रहा है मुझे। लेकिन के कितनी देर तक मुझे पता नहीं चलेगा, ये इसका भार बहुत लाइट है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। मुश्किल से हमें लग रहा है 50 ग्राम हो सकता है, 60 ग्राम हो सकता है। मैं इसको लेकर के खड़ा हूँ ऐसे, कोई एनर्जी लग रही है इसमें? मुझे नहीं लग रही, मुझे फील नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कितनी देर तक ऐसे करूंगा कि नहीं लगेगी? अभी इसका भार मेरे लिए एक पहाड़ के भार के जितना हो जाएगा, इसी का भार। हाँ लेकिन होता है ना, तो एक्शन वर्ड यही होता है। टॉपिक से भटकना नहीं है, देखो ध्यान से। एक्शन वर्ड वो होता है जिसमें हमारी एनर्जी, जैसे स्लीप हो गया, रीड हो गया, स्टडी हो गया, गो, कम, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इन सारे वर्ड्स को, ये सभी एक्शन वर्ड होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट वर्ड की। आप लोगों ने इसका नाम सुना है स्टेट वर्ड का? थोड़ा सा हल्का सा नया लगा, हल्का सा, थोड़ा सा नया लगा ना, हाँ ठीक है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था क्या होती है? जैसे कोई सिचुएशन, जैसे कि कोई बीमार है तो वह एक अवस्था है कि नहीं? जैसे कि ही इज इल, वह क्या है? बीमार है। ही इज इल, इल का मतलब बीमार होता है। सिक होता है, सिक का मतलब बीमार होता है। तो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है? कौन सा वर्ब है? इज वर्ड यूज हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब है। तो वह जो हेल्पिंग वर्ब है वह किस टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन वह क्या टेंस का रूल फॉलो कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन यह एक अवस्था को शो कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है? एक कार है, ये किसको शो कर रहा है? अवस्था को शो कर रहा है। जैसे जब टेंस के नियम से हट के, जैसे टेंस में है, आप लोगों ने करा, आप लोग कर रहे हो, सही बात है, लेकिन यह है जो है यहाँ पे यूज हुआ है, वह अवस्था को शो कर रहा है कि वह इस समय किस अवस्था में है। अगर वह बीमार है तो किस अवस्था में है वह? बीमारी की अवस्था में है। तो इज किस लिए शो किया गया यहाँ पे? स्टेट को शो करने के लिए। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कार है तो आई हैव ए कार, तो कार क्या है मेरे लिए? एक अवस्था, मतलब मेरे पास है कोई चीज। अभी ये क्या शो कर दिया? स्टेट शो कर दिया। स्टेट वर्ड इसी को कहते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना कि आई हैव, ये मतलब आप लोगों ने हैव का यूज जरूर पढ़ा होगा। जैसे मेरे पास ये है तो शो करने के लिए आप लोग हैव यूज करते हो। क्या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही है। वर्ब के तुरंत बाद क्या आ रहा है? कार क्या होता है? कार क्या होता है? कार नाउन होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन होता क्या है? नाउन है। वर्ब तो नहीं आया, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब आया? नहीं आया। यूज, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट होता है, हैज है वो होता है, V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस नियम को तो नहीं फॉलो किया। तो ऐसे वर्ड स्टेट वर्ड को शो करते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ये बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी मैं पहुंचूंगा वहां पे, जब वर्ब के टॉपिक में पहुंचूंगा तो वर्ब के टॉपिक में पूरा डिटेल एग्जाम्पल के साथ आपके पास रिटेन में चीजें पहुंचेंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है आपका?
या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कैसे होगा, मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था। जब आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, हिज होता है, और सी का हर होता है, और दे का देम होता है। ये सब जब यूज में आएंगे तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है प्रोनाउन का, वह प्रोनाउन के टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखवाया जाएगा पूरा टेबल सहित, ठीक है। बस आप लोग वेट एंड वॉच करिए बस। तो ये जो है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें से आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जो सबसे कॉमन चीज है आपको याद करनी है, कि कोई भी सेंटेंस होता है वह इसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आप लोग कोई भी वाक्य बोलिए, उस वाक्य में मैं बता दूंगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे फॉलो करो। कोई सेंटेंस बोलिए आप लोग। आई आई एम ए लेटर। मैं हम्म, हाँ, आई हैव डन माई वर्क। जैसे कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, क्रिया हो गया, और डन क्या हो गया, डन भी क्या हो गया, क्रिया है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई वर्क हो गया। वर्ब दो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव डन, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, डन कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। आई हैव डन माई वर्क। तो ये आपको ये समझना है कि वर्ब दो यूज हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी दो चार छह यूज हो सकते हैं। आप लोगों को पूरा से ऐसा नहीं कि जैसे कोई वर्ड है वो थोड़ा दो या तीन वर्ड में है तो आप लोग उसको सब्जेक्ट ना करके वर्ब करने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। वर्ब का अलग अलग खंड, मतलब सब्जेक्ट का अलग अलग वर्ड कई बार एक ही होता है, उसको एक ही कंसिडर करते हैं। किसमें, वह तो पूरा पूरा परफेक्ट टेंस बोले ना, तो उसमें अवस्था नहीं, उसमें वो टाइम को बता रहा है। मतलब मैंने ये काम कर, मतलब मैं कर चुका हूँ, मतलब ये चुका हूँ, मतलब ये कंप्लीट को, कंप्लीशन को शो कर रहा है, किसी चीज का पूर्ण होना शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस करो, तो उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ूँ, इसके आगे देख लो एक बार आप लोग, जो जो क्वेश्चन से पूछा करो आप लोग। देखो इसको नोट कर लो, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोगों को लिखो। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या लिखना है, एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस भी प्लस ओ। इस चीज से आप लोग बहुत ज्यादा मतलब क्लोज हो जाओ कि ये चीजें हमें समझ में आ गई। एस प्लस भी प्लस ओ सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एस प्लस भी प्लस ओ सबसे इजी, मतलब एक एक वर्ड, एक एक लेटर में याद कर लो आप लोग। एस बी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, खत्म। हम्म। और वो ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में सब हो जाएगा। जितना भी बढ़ाना है आपको बढ़ा सकते हो, पूरा आ जाएगा उसी में मिक्स। अब बार बार गेट वगैरह बंद खोलो मत, ठीक है। कोई अगर बैठ गया है तो बैठ गया, नहीं लॉक नहीं। नहीं नहीं, मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा, ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जिसको नहीं पढ़ना है एकदम प्यार से चला जाए, उसके बाद कभी दोबारा ना बैठे इंग्लिश क्लास में, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ पैसा दिए हो बट एक गरिमा होती है क्लास की, अब उसको बना करके नहीं रखोगे। हाँ इमरजेंसी हो सकती है ना, लेकिन मैं बार बार के लिए मैं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इमरजेंसी में तो मुझे भी जाना पड़ सकता है, उसमें तो टीचर खुद जाना पड़ सकता है, इसलिए नहीं। अगर मुझे बार बार डिस्टर्ब होगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, क्लीन। हम्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था आपको सेंटेंस बता दूं पहले। सेंटेंस जो होता है थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बता के उसके बाद बढ़ेंगे पार्ट्स में, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सही है, ये कलर आएगा इस पे, हाँ अच्छा आ रहा है। हम्म, ठीक है।
दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग, सेंटेंस से क्या समझते हो आप लोग? चलो मैं चार सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस है, क्या है, कैसे है, ठीक है? ये थोड़ा सा गॉड, हम्म ये लेकिन ये बन गया है ना यहाँ पे, इसको पहले क्लीन कर देते हैं एक बार। क्लीन, क्लीन नहीं हो रहा है। हाँ याद आया, पहले ये क्लोज करना होगा। हाँ अब होगा क्लीन, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा इस चीज़ को, जब कभी आपने फ्यूचर में पढ़ाने के लिए सोचेंगे आप लोग, तो एक बार देखना पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है? राइट के लिए, ठीक, ठीक, ब्लैक पेन चलेगा इस पे, रेड कर लेते हैं, रेड। हाँ रेड यहाँ पे तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ब्लैक कलर, येलो कर दे रहे हैं, वाइट, वाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए, ही इज माई ब्रदर, यू वर प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, एम यू यू, चलिए, ये दो, दो चार एक, पाँच, ठीक है। पांच चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको समझना है क्या सेंटेंस होता है, क्या सेंटेंस नहीं होता है। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है? देखिए, सेंटेंस जो होता है, एक ऐसे वर्ड का ग्रुप होता है जो एक क्लियर मीनिंग देता है। सिंपल सी भाषा में, एक ऐसे शब्दों का समूह जो एक क्लियर सेंस दे, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, कोई ना कोई अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। से ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, क्या क्लियर मीनिंग दे रहा है? तो ये क्या है? सेंटेंस है। अभी मैं कहूँगा एस बी ओ फाइंड आउट करने के लिए, आप लोग फटाक से फाइंड आउट कर लोगे। अब जस्ट अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यू वर प्लेइंग इन द फील्ड, सेंटेंस है कि नहीं है? क्लियर मीनिंग दे रहा है, तुम मैदान में मतलब फील्ड में खेल रहे थे, ठीक है, क्लियर मीनिंग दिया। हाँ, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वह क्या है? कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब वह कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। एम यू नो गो, यह क्या है? अब वर्ड का समूह है कि नहीं है? वर्ड का ग्रुप है, एक से अधिक वर्ड है इसमें, लेकिन सेंटेंस का दर्जा प्राप्त है कि नहीं इसको? नहीं। कोई क्लियर मीनिंग दे रहा है ये? अर्थ निकालने की कोशिश करो।
क्या निकल रहा है? कुछ नहीं, कुछ अटपटा लग रहा है, तो क्लियर है कि ये सेंटेंस नहीं है। यू इज ही आर, दो हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। बस बहुत सीधी सी बात है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ऐसे वर्ड का ग्रुप होता है जो कि प्रॉपर क्या दे, मीनिंग दे, प्रॉपर सेंस उसका निकले, और उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और हाँ, अगर मैं एस भी ओ फाइंड आउट करने के लिए कहूँ तो क्या क्या होगा? एस हो गया, भी हो गया, ओ हो गया। देखा जाए तो एस वी ओ। इसमें यू, यू क्या है? एस हो गया, वर्ब प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखो वर्ब में दो वर्ब हो गए, ठीक है, दो वर्ब साथ में आ गए हैं। एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बात बचे हुए वर्ड क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट ही क्या है? एस हो गया। इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। बचे जो क्या हो गए? सॉरी, ये क्या है आपका? डूइंग क्या आपका? मेन वर्ब है। और कुछ जब निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वहां पे बीच में क्या यूज होगा? नॉट यूज होगा। एनीथिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब इसमें बनाओगे, क्या बनेगा इसमें? ये क्या है? भी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट में कंसिडर करोगे आप लोग इसको निगेटिव में। और गो क्या हो गया? भी हो गया। मतलब ये दोनों सीधे सीधे आप इसको क्रॉस कर दोगे कि ये सर कोई इसका वह एसवीओ को फॉलो नहीं कर रहा है, एस प्लस भी प्लस ओ को फॉलो नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। और सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? हिंदी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैं गारंटी करता हूँ आपने हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखो उससे बहुत हट के नहीं होता है। आप लोग एक चीज समझ लो कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट नहीं होता है, डिफरेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, काफ़ी चीज़ें उसमें मैच की करते हैं। मतलब मैंने तो ऐसा ऐसा वर्ड देखा है जो हम लोग यूज करते हुए कहीं और की लैंग्वेज का वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, और कोई हमारा वर्ड कॉपी करके अपने भाषा में यूज कर रहा है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया इस चीज़ को? अगर आप लोगों ने कोई अच्छा विकास वगैरह कभी वीडियो वगैरह देखा होगा जिसमें वो बहुत अच्छे से, हाँ, किसी भी भाषा में लिख सकते हो, और आप उसको अगर आपको वो बेटर लग रहा है, आपकी भाषा में फिट बैठ रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो वह कोई गुनाह नहीं, वह आपका वर्ड क्या है, सबसे सही है, मतलब आप उसको बोलो, ठीक है। और अभी मैं कहूँगा आप तमाम लोग तमाम वर्ड मुझे बता दोगे कि सर ये यहाँ पे भी यूज होता है, वह इंग्लिश में भी यूज होता है, वह हिंदी में यूज होता है, ऐसे से बता दोगे आप लोग अभी। लेकिन वहां पर नहीं जाते हैं। आप बताइए आप लोग कि सेंटेंस जो है कितने प्रकार का होता है? बताओ, सेंटेंस कितने प्रकार? चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, पांचों में बोल दे रहा हूँ। पहला जो होता है असर्टिव होता है, उसको आप लोग डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो, और इसी असर्टिव डिक्लेरेटिव में ही आपका निगेटिव भी आ जाता है। मतलब वह दोनों प्रकार के वाक्य हो सकते हैं, एक सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। और नकारात्मक के लिए आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाएंगे जो कि उसको नेगेटिव सेंस उसको देंगे, जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, इस और हाँ, हाँ डिस्कासली हो गया, और स्कार्सली होता है, हाँ। और लगभग 7 या 8 वर्ड ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। हार्डली जैसे हो गया बहुत बहुत मुश्किल से, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, हाँ। तो ये सारे वर्ड निगेटिव सेंस देते हैं, तो वह निगेटिव में पहुंच जाएंगे। और बाकी जो अदर वर्ड होंगे जो डिक्लेरेटिव, जैसे कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, पहला सेंटेंस क्या हो गया, सीधे सीधे असर्टिव सेंटेंस में है कि ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, सीधे से डिक्लेरेटिव है कि नहीं। सेकंड क्या होता है? इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है। अब बचे तीन कितने? इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव, ये तीन बचे। इन तीनों का यूज आपको देखो टेंस में तो नहीं मिलेगा यूज। टेंस में जैसे आपको बस फिक्स रूल पढ़ाए जाएंगे कि आपको असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा, और तीनों से काम हो जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन वगैरह पढ़ोगे, वहां पे आपको ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य, और एक और होता है जैसे जो एक्सक्लामेटरी होता है उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, और एक और होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, परमिशन वगैरह से होता है, सूचना, हाँ सूचना वगैरह होता है, हाँ।
हाँ, ये हिंदी में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। और सेंटेंस में यही पांचों होता है, और पांचों को आपको समझ जाना है कि ये एक्चुअल में क्या होता है। और आप जैसे कि अब पहला वाला है, उसमें तो आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। असर्टिव वाला जो था, फुल स्टॉप लगने से हमें क्या बोध हो जाएगा कि वह किस में है। हाँ। और नेगेटिव में नॉट दिख गया, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क दिख गया, और बाकी दोनों में एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लोमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है। और उन दोनों में भी क्या होता है, यूजुअली जो है फुल स्टॉप से ही लगते हैं, मतलब फुल स्टॉप या कॉमा भी लगता है बीच बीच में। ठीक है। सेंटेंस में कोई क्वेश्चन है? सेंटेंस में देखो, मैं बस एस प्लस वी प्लस ओ को डिफाइन करने के लिए कि आप लोग समझ जाओ कि एक्चुअल में ये क्या होता है, एस प्लस वी प्लस ओ क्या होता है, और प्लस किस प्रकार के सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब जैसे मैं पार्ट स्पीच अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें सेंटेंस आएंगे उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। अगर आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हो तो भी आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है। कोई डाउट्स रहेगा आप लोग जरूर पूछेगा, ऐसा नहीं कि डाउट्स का जवाब नहीं दिया जाएगा, डाउट्स का सारे जवाब दिया जाएगा। ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, कहाँ से वो गया अभी, क्लीन, हाँ। और ये जो है, ओ गॉड, ये मिल गया। बैक स्टेज पे जाएंगे, और जहाँ हम लोग थे वहीं वापस पहुँच जाएंगे अभी। हाँ, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक। पार्ट स्पेस का आप लोग लिख लो, बल्कि डिफिनेशन लिख लो, इसका डिफिनेशन लिख लो, और यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच की होगी। और मुझे जो है एक चीज़ आपके नोटबुक में जरूर चाहिए कि वावल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, उसका डिफिनेशन, उसका जो प्रकार है, उसके आप उसके जस्ट नीचे लिखोगे, उसके जो काइंड्स लिखोगे। और प्लस हाँ, सेंटेंस वगैरह आप लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ करके लिखिए उसको। और उसके अलावा जो जो चीज़ें बता दी हैं उन सब चीज़ों को आप नोटबुक में लिख के लाइएगा बकायदे। थोड़ा 2 ही पेज लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ना बिल्कुल कोरा कागज लेके आ जाओ। 2 पेज, 2.5 पेज लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और कॉपी भी चेक करूंगा। साइड हो जाते हैं। कॉपी भी चेक करेंगे, और अदर जितने भी चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सभी का डिफिनेशन आपको मैं देता रहूँगा। इस चीज़ को लेकर आप श्योर रहिए कि आगे जो है सभी के डिफिनेशन इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। चाहे नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, सभी के डिफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आपको एग्जाम्पल्स करा दिए जाएंगे। और लाइफ में आपको कभी इन सब चीज़ों को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। बस क्लास में प्रॉपर बने रहिएगा आप लोग। थैंक गॉड ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तो डर गया कि ये लाइनियाँ नहीं चल रही है क्या। अभी 1 घंटा बोले रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको सेव करना पड़ेगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।